तीन चार बहुत आम खबरें हैं। अगर सर फहरिस्त लिया जाए तो आज के अखबारात में आप एक लीड स्टोरी आज आप पढ़ी होगी कि इसहाक डार साहब को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। इसहाक डार साहब को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाने की क्या वजह सामने हो सकती है? सबसे जो एक आम तासुर मौजूद है सियासी हलकों में, वो तो ये है कि शहबाज शरीफ साहब हर वो काम करने पे आमादा होते हैं जो इस्टेब्लिशमेंट चाहती है, और वो येस मैन के तौर पर एक्ट करते हैं, और उसमें किसी मामले के अंदर भी रुकावट बनना या ना कहना उनको पसंद नहीं है। नवाज़ शरीफ उसके बरखिलाफ, उनकी अपनी बैकग्राउंड तो वही थी, वो जनरल जिलानी और जनरल ज़िया के साथ उनके सियासी सफ़र का आगाज़ हुआ था, और फिर IGI के क़याम तक उसके अंदर भी हमें कोई और तब्दीली नज़र नहीं आती। लेकिन 90 की दहाई के अंदर जब उनकी हुकूमतें गिराई गईं तो उसके अंदर हमें नवाज़ शरीफ बाद इशू के ऊपर स्टैंड लेते नज़र आते हैं, और फिर 12 अक्टूबर 99 के बाद से उनका बयानिया कुछ और बदल गया। फिर 2017 में जब उनको पनामा और इकामा इस फसाद के अंदर निकाला गया तो फिर वोट को इज़्ज़त दो के नारे भी उन्होंने लगाए। पाकिस्तान लंदन से वापस जब वो आए तो दोबारा उन्होंने रास्ता इस्टेब्लिशमेंट की मदद का इख्तियार किया, लेकिन अभी भी उनके अंदर कहीं वो अड़फस वाली सलाहियत मौजूद है। तो इसहाक डार साहब की तैनाती बज़ाहिर तासुर ये मौजूद है कि नवाज़ शरीफ ने एक अपनी सोच का बंदा या अपने करीब बंदा उसको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर लगा के सियासी मामलात और इक़्तिसादी मामलात के ऊपर नज़र रखने के लिए अपना एक राइट हैंड मैन वहाँ पे प्लेस कर दिया। जब फाइनेंस मिनिस्टर लगने की बारी आई तो उस वक्त भी डार साहब नवाज़ शरीफ की नंबर 1 चॉइस थे, लेकिन डार साहब ना शहबाज शरीफ की नंबर 1 चॉइस है। ये शायद बहुत से लोगों के लिए एक अचंभे की बात होगी। डार साहब को शहबाज साहब पसंदीदगी की नज़र से नहीं देखते, उनके दरमियान में फ़ासला मौजूद है, और इस्टेब्लिशमेंट ने भी शायद उनका रास्ता रोकने की कोशिश की, इसीलिए औरंगज़ेब साहब का रास्ता निकला, और औरंगज़ेब साहब इस वक्त वज़ीर ख़जाना है। इसी तरीके से मोहसिन नकवी साहब ना नवाज़ शरीफ के बंदे हैं ना शहबाज शरीफ के बंदे हैं, उनकी तैनाती भी इस्टेब्लिशमेंट के रास्ते से हुई। तो नवाज़ शरीफ को इक़्तिदार नहीं मिला, उनको वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ, पाकिस्तान को नवाज़ दो, ये नारे लगा के बहुत सारे लोगों ने शायद इस मामले के अंदर ट्रैप किया है, लेकिन एक्चुअली उनको इक़्तिदार से दूर रखने के लिए बहुत कुछ हुआ है पाकिस्तान के अंदर। वो इलेक्शन के अंदर अक्सरियत नहीं हासिल कर पाई, ये रियलिटी है, और जितनी सीटें उन्होंने हासिल की हैं उसके ऊपर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शकूक व शुबहात हैं, और जेन्युइन शकूक व शुबहात हैं। फॉर्म 47 और 45 जब रात 9 बजे 8 तारीख की रात को नताए जाना रुके थे, उसके बाद जो कुछ हुआ पूरे पाकिस्तान को इल्म है। तो नवाज़ शरीफ इस वक्त एक ऐसी पोजीशन में खड़े हैं जहां उनको अपनी अगर सियासत को बहाल करना है पंजाब के अंदर, तो कुछ ना कुछ ऐसा करना है कि एक तरफ डिलीवरी हो रही हो, लोगों को निज़ाम हुकूमत बेहतर होता हुआ नज़र आ रहा हो, इक़्तिसादी मामलात भी संभाले जा रहे हो, और सियासत के ऊपर भी उनकी गिरफ्त मजबूत हो। आइंदा आने वाले दिनों में वो अपने पार्टी मामलात के अंदर भी हो सकता है दोबारा सदारत संभालें, और पार्टी का कंट्रोल भी अपने हाथ से, अपने भाई की बजाय अपने हाथ में लेना दोबारा पसंद करें। दूसरी बड़ी खबर जो है वो जजेज़ के हवाले से। जिन 6 जजेज़ ने ख़त लिखा, ये हो नहीं था सकता कि उनमें से किसी ना किसी का कोई स्कैंडल मंजर आम पर ना आए। तो सबसे पहले बाबर सत्तार निशाने के ऊपर मौजूद है। बाबर सत्तार के पास ग्रीन कार्ड है, और पाकिस्तानी कवानीन की रोशनी में ग्रीन कार्ड होल्डर जो है उसके ऊपर कोई कदगन नहीं है कि वो जज बन सकता है कि नहीं बन सकता है, इसलिए बाबर सत्तार हाई कोर्ट के जज लगाए गए। कदगन होती, पाबंदी होती तो वो हाई कोर्ट के जज ना लगाए जाते, कानूनन अगर पाबंदी होती। ज़ाती तौर पर मैं अपनी राय दूँ तो मेरी राय में 3-4 ऐसे होते हैं जहाँ पर जिसके अंदर आप पार्लियामेंटेरियंस को शामिल कर लें, जिसके अंदर आप जजेस को शामिल कर लें, जिसके अंदर आप जर्नल्स को शामिल कर लें, और उसी के अंदर मीडिया एंकर्स, मेरे जैसे एंकर्स जो बैठ के यहाँ पर फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस जैसे इश्यूज़ को डिस्कस करते हैं। इनके पास ड्यूअल नेशनैलिटी या ग्रीन कार्ड या कोई और कार्ड नहीं होना चाहिए, ये मेरी पोजीशन है ज़ाती राय में। तो लेकिन अगर पाबंदी हो तो फिर तो पाबंदी का इतलाक़ होना चाहिए। अगर पाबंदी ना हो तो किसी को कहें कि भाई तेरे पास तो ग्रीन कार्ड है, तो पाबंदी है तो आप उसको हटा दें, पाबंदी नहीं है तो फिर पाबंदी नहीं है। तो उसको स्कैंडलाइज करना 6 जजेस का ख़त जो था वो एक बुनियादी सबब है जिसके बायस वो निशाने के ऊपर है। हालांकि मेरे ख्याल में जिसने चंद एक जो बहुत अपराइट जजेस हैं ना, उनमें से एक बाबर सत्तार है, और मैं उसकी इज़्ज़त करता हूँ। बहुत तरसा वो मीडिया के अंदर कॉलम भी लिखते रहे, हम अपने प्रोग्राम में भी उनसे उनके जज बनने से पहले उनको दावत देते थे, वो आते थे। तो मुझे उससे बेहतर अपराइट आदमी नहीं लगा, जिसकी लीगल ओपिनियन बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। वो दुरुस्त को दुरुस्त और गलत को गलत कहने की पाकिस्तान में बहुत थोड़े बंदों के अंदर हिम्मत होती है, अक्सर की टांगें कांप जाती हैं, उसके अंदर वो सलाहियत मौजूद है। तो इसलिए बिला वजह किसी को तज़हीक का निशाना नहीं बनाना चाहिए। कवानीन की रोशनी में पाबंदी लगा दें, फिर उसको छोड़ना होगा तो छोड़ दें, नहीं छोड़ना होगा तो घर चले जाएगा, दोनों में से एक चॉइस तो वो कर लेगा ना। इस तरह मीडिया के ऊपर कैंपेन करके किसी को गंदा करना दुरुस्त नहीं है। आज FIA और कुछ दीगर ने जब उनके ऊपर इतराज़ात उठाए तो उन्होंने जुर्माना लगाकर उनको वापस भेजा, तो दुरुस्त काम किया बाबर सत्तार ने। मेरे ख्याल में ऐसा ही बोल्ड पोजीशन लेनी चाहिए। अगर वो डरेंगे तो डरने वाले को और डराया जाता है, इसलिए स्टैंड लेना चाहिए। अगर आप राइट पे हैं, दुरुस्त पोजीशन पे खड़े हैं, तो अपना स्टैंड लें, कमज़ोर मत पड़ें। एक आपको मौलाना फजलुर रहमान का आज पहले स्टेटमेंट सुनवाते हैं, फिर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं।
हमने अपने उसूल पे समझौते किए हैं, हमने अपनी जमहूरियत बेची है, हमने अपने हाथों से अपने आका बनाए हैं जो आपके मातहत होने चाहिए थे, जो आपके हुक्म पर चलने चाहिए थे। वो आज हमारे आका और उनके हुक्म पर हम चल रहे हैं। हम यहाँ पर एक कानून पास नहीं कर सकते, कि हमारी मालूमात ये हैं कि इस बार तो बाकायदा असम्बलियां बेची गई हैं और असम्बलियां खरीदी गई हैं। ये अवाम के नुमाइंदा पार्लियामेंट है या ये एस्टेब्लिशमेंट का तरतीब दिया हुआ पार्लियामेंट है? मैं तो आज भी कहता हूँ जनाब मियां नवाज शरीफ साहब से भी और जनाब शहबाज शरीफ साहब से भी और अपने बरखुरदार बिलावल ज़रदारी साहब से भी, छोड़ो इस इक़्तिदार को, आए इधर बैठें और अगर वाकई लार्जर ग्रुप पीटीआई है दे दो उनको हुकूमत। हमने भी अज़म कर रखा है कि इस गुलामी के खिलाफ जंग लड़ें और मुल्क को इस गुलामी से निजात दिलाएंगे। हमारे ऊपर आलमी कुव्वतें हुकूमत कर रही हैं या फिर हमारी एस्टेब्लिशमेंट हमारे ऊपर हुकूमतें कर रही है। मौलाना फजल रहमान के जो लबो लहजा है उसके अंदर इमरान खान वाले जुमलों की जो हमें रमक नज़र आ रही है और वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अक्सरियत है, उन्हीं को हुकूमत दे दें। तहरीक इंसाफ की तरफ से हुकूमत वक्त से बातचीत नहीं हो रही, लेकिन उनकी तरफ से बातचीत के ढेरों ढेर बयान आ रहे हैं। असल में वो बातचीत फ़ौज से करना चाहते हैं, लेकिन उनकी लीडरशिप 4, 6, 8 किस्म के मुख्तलिफ बयानियाँ हमारे सामने रख रही है। जी, आज जो प्रोग्राम में हमारे साथ शुरका हैं बिलाल अज़हर कैनी साहब हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से, वलीद इकबाल साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और शजील मेमन साहब हैं वज़ीर इत्तलात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। सबको खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। बिलाल साहब आपसे आगाज़ करते हैं। PTI से मुज़ाकरात क्या स्टेटस क्या है? इरफान साहब ने भी बयान दे दिया, कई और राना साहब के भी बयान आ गए, इस्टेब्लिशमेंट के भी तज़किरे हो गए, किससे कौन बात करेगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम साहब बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए मेरा ख्याल है जो इरफान सिद्दीकी साहब के आपने अभी बयान चलाया या लार्जर बात जो हमारी जमात करती है वो ये करती है कि कोई भी इशू हो उसके ऊपर सियासी जमातों ने बात आपस में ही करनी है और हम सब के नज़दीक तो उसका बेहतरीन फोरम पार्लियामान ही है। अब आपके इसी शो पे ही गालिबन बैठे हुए शहरियार अफरीदी साहब ने वो बात की जिसकी अभी आपने क्लिप चलाई। ये इनकी एक सोच की अक्कासी करता है और इमरान खान साहब ने गुज़िश्ता काफ़ी सालों में बतौर वज़ीर आज़म भी और उसके बाद भी उन्होंने ये साबित किया है कि वो सियासी जमातों के साथ डायलॉग करने की शायद सलाहियत या काबिलियत या सोच रखते ही नहीं है। तो देखिए बार बार और इसके मैं आपको सिर्फ अभी 2 मिसालें दूंगा। एक आपको याद है कि बालाकोट एयर स्ट्राइक जब हुई थी और जब वो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद एक सिक्योरिटी ब्रीफिंग हुई थी पार्लियामान में जो आर्मी चीफ ने दी थी। उस टाइम पे भी जो एक पार्लियामेंट्री ब्रीफिंग होनी थी उसमें इमरान खान साहब सिर्फ इस वजह से नहीं आए कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने भी उधर मौजूद होना है और वो ऑपोजिशन के साथ प्राइम मिनिस्टर उससे एब्सेंट रहे। जी आर्मी चीफ ने वो ब्रीफिंग दी, DGI ने दी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर एब्सेंट रहे और इस तरह के वाकयात पे भी वो ना बैठ सके। दूसरा वाकया मैं आपको बताऊंगा जो इस तरह के माहौल में भी 16 माह की हुकूमत के अंदर भी 9 मई के गालिबन शायद बाद या पहले जी ये तो आप बेहतर बता सकेंगे, मगर जब इलेक्शंस की डेट के ऊपर दोनों जमातों की टीमें बैठ गई थी पार्लियामान में तब भी हाथ इमरान खान साहब ने खींचा। तो देखिए ये एक हम तो ये कहते हैं कि पार्लियामान वो फोरम है जहां पे आप दहशतगर्दी के इशू पे भी बात करें, जहां पे मईशत पे भी बात करें, जो इश्यूज आप इंपॉर्टेंट समझते हैं उस पर भी बात करें, मगर जगह भी वही है और तरीक़ाकार भी वही है। और हम कोई इमरान खान की ना पसंद में ना खौफ में, मगर हम समझते हैं कि ब्लैक लिस्ट से निकालने के लिए वो आप लॉज अमेंड कर रहे थे, वो कौन सा था जी वो लॉ जिसपे ब्लैक लिस्ट में हम डले हुए थे, उससे निकालने के लिए वो डायलॉग के लिए टीमें सियासत की PMLN की भी और PTI की भी GHQ जाया करती थी। नहीं एक तो वक्त था जी जहाँ पे मुझे याद है स्पीकर हाउस में भी कुछ डिस्कशंस हुई थी, फिर उन्होंने गलत बयानी करके PTI वालों ने वो भी उसको भी मुतनाज़ बना दिया था। तो काफ़ी एफर्ट्स हुई हैं और शहबाज शरीफ साहब ने वज़ीर आज़म इलेक्ट होने के बाद अब भी आपको याद है कि उन्होंने मफाहमत का हाथ बढ़ाया है, मगर मफाहमत का मतलब ये नहीं है कि आपको कोई NRO मिल जाए या केसेस में फैसले, वो तो कोर्ट्स ने फैसले करने हैं, मगर ओवरऑल मुल्क के ऊपर डिस्कशन के लिए, कौमी मसाइल के ऊपर डिस्कशन के लिए जो आपके खदशात हैं, इवन अगर आपके इलेक्टोरल मामलात के ऊपर भी कोई बातचीत, अगर आप कोई रिफॉर्म समझते हैं, बात करने का मकसद ये है कि डायलॉग अगर इनिशिएट होना है तो सियासी जमातों ने ही इशूज़ के ऊपर आपस में बात करनी है और उसका बेहतरीन फोरम पार्लियामान है। वलीद साहब आप बताइएगा, फ़ौज से मुज़ाकरात या हुकूमत वक्त से मुज़ाकरात, किस से मुज़ाकरात करेंगे? देखें जी, आपने जो कुछ अभी क्लिप्स भी चलाए हैं उसमें 2-3 बातें बिल्कुल वाज़ेह हैं और उसमें सब एक ही आवाज़ से बोल रहे हैं। और वो ये है, पहली बात कि मुज़ाकरात से कतई तौर पे कोई इनकार नहीं है PTI की तरफ से एक्सक्यूज़ मी। और दूसरा ये कि एज ए पॉलिटिकल पार्टी मुज़ाकरात के दरवाज़े बंद नहीं हैं, ये पहली बात। दूसरी बात ये है कि इस वक्त कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। तीसरी, अगर कोई मुज़ाकरात हुए तो वो किसी किस्म के वो खुफिया या अंडर रैप्स किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे, वो एलानिया होंगे और सबको एतमाद में लिया जाएगा, पब्लिक एट लार्ज को।
चौथी बात यह कि पीटीआई के किसी नुमाइंदे, किसी पार्लिमान के मेंबर, किसी ओहदेदार को इख्तियार नहीं है कोई मुज़ाकरात करने का। वो अबानी चेयरमैन ने आज वाज़े किया है कि अगर कोई ऐसी बात हुई तो बैरिस्टर गौहर जो हैं वो तर्जुमान होंगे और वही सबको एतमाद में लेकर के इस बात को आगे बढ़ाएंगे। और अब लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपने जो रऊफ़ हसन साहब का क्लिप दिखाया, ये बात जो है वो 8 फरवरी और उसके अगले चंद दिनों में ही जब जिस भी किस्म के मस्ख शुदा नताइज सामने आ रहे थे, तो और सबसे बड़ी पार्टी जो है वो पीटीआई के बैक्ड ही इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स थे, तो उस वक्त से ही रोज़े रोशन की तरह वाजे कर दी गई थी और उसको सिर्फ रऊफ साहब ने दोहराया है कि तीन पार्टी से बात नहीं होगी। साहब एक तीन पार्टी से बात नहीं होगी। और भी तो उसके अंदर इजाफा किया गया ना कि इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात जो हैं वो उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर और शिबली फराज रब्ता करना है तो वो करेंगे। तो इस्टेब्लिशमेंट के लिए तो एक प्रॉपर फोरम आपका एग्जिस्ट करता है, तो वाई नॉट विद पीएमएलएन एंड पीपल्स पार्टी। मैं आपको बता देता हूँ ना जी, ये इंडिया से तो नहीं आए दोनों। मैं तो आखिरी बात यही कर रहा था ना, आखिरी पॉइंट ये कि 3 पार्टीज से, और मैंने कहा ना कि ये 8, 9, 10 फरवरी उसके आसपास से ये बात शुरू है वाज़े तौर पे कि पीपीपी, पीएमएलएन या तरतीब में आप कह लें पीएमएलएन, पीपीपी और एमक्यूएमपी, इन तीनों से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। और उसकी वजह ये है कि ये इमरान खान साहब ने, और एक दिन तो ये हुआ कि उनकी कोई फैमिली मेम्बर आई थिंक ये बात सुन के उनसे बाहर गए और उन्होंने कोई बयान दिया, और वो अगले दिन जब दोबारा मुलाकात हुई तो खान साहब बड़े खफा थे कि एमक्यूएम का नाम भूल गए, वो 2 पार्टियों का नाम लिया, तीसरी का नहीं लिया, क्योंकि ये सारे बेनिफिशियरीज हैं। लेकिन ये सारे बेनिफिशियरीज हैं। आपकी सियासत है जिसमें आप इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करना चाहते हैं जिनके ऊपर इल्ज़ाम है कि वो नून लीग और पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार में लाएं। यही इल्ज़ाम है ना कि ये खुद नहीं इलेक्शन जीते, एस्टेब्लिशमेंट इनको लेके। आप एस्टेब्लिशमेंट से तो मुज़ाकरात करना चाहते हैं, लेकिन ये जो बेनिफिशियरीज हैं उनसे नहीं मुज़ाकरात करना चाहते। इस तखसीस की वजह मैं नहीं समझ सका। सियासी लोगों से बात करनी चाहिए। बेनिफिशियरीज के पल्ले में है ही क्या जी, ये हमारा मौक़िफ़ है ना जी। ये जो जिसकी 20 या 15 सीटें बनती हैं उसको अगर 90 पे लेके गए हों तो उसको तो उससे बातचीत करना तो ये तस्लीम करने के मुतरादिफ है ना कि जी आप मैंडेट चोर नहीं हो, आप एक जाली हुकूमत नहीं हो, जो हम रोज़ कह रहे हैं असेंबली में, रोज़ कह रहे हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में, रोज़ कह रहे हैं हम सड़कों के ऊपर। और ये बिल्कुल अच्छी बात है, ठीक बात है जी, और मैं तायद करता हूँ इस बात की हाइपोथेटिकली और थ्योरेटिकली कि अगर एक आइडियल दुनिया हो जिसमें आइन का ना सिर्फ आइन जो है वो स्टैचूट बुक्स पे हो बल्कि उस पर मुकम्मल अमल दरामद हो रहा हो और आइन की बालादस्ती हो, कानून की हुक्मरानी हो, तो बिल्कुल जी पॉलिटिकल फोर्सेस ही वो होते हैं जिनसे एक दूसरे की बातचीत होती है। लेकिन अगर ये आइडियल वर्ल्ड है तो इधर रियल वर्ल्ड खड़ी है। रियल वर्ल्ड में जिस तरह शिबली फराज साहब ने कहा, असल स्टेक होल्डर्स जो हैं उनसे बातचीत जो है वो ही कोई नतीजा और नताइज जो है वो बरामद कर सकती है। मसलन शर्जील मेमन साहब आप बताइएगा, आप पीपल्स पार्टी वाले बड़ी सियासी सोच रखते हैं शर्जील साहब, और आमतौर पर सियासत के अंदर मुफाहमत के लिए जरदारी साहब जाने जाते हैं, तो यहाँ पर पीपल्स पार्टी पीटीआई ने एक नई दीवार खड़ी कर दी है। वो कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से तो मुज़ाकरात हो सकते हैं, आप तीनों से हो ही नहीं सकते, फिर तो आगे कहानी नहीं चलेगी। शर्जील साहब को आवाज़ आ रही? शर्जील साहब, शर्जील मेमन साहब को आवाज़ नहीं जा रही जी। शर्जील साहब को तो कायम करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया नदीम भाई। जी शर्जील, जो मेहमान को भी सलाम मेरा। मैं समझता हूँ, थैंक यू बिलाल साहब की तरफ दोबारा। फैट एफ का मैंने हवाला इसलिए दिया कि फैट एफ एक अफसोसनाक पहलू उसमें यह था कि आप आपस में बैठ के मामला जो पार्लिमान में करने चाहिए तो पिंडी में जाके एक यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर के साथ बैठ के वो करते थे। नहीं नदीम साहब, देखिए बात ये है कि जब जो भी इंस्टेंसेस हैं उसके अंदर आप देख लीजिए कि कौन जिम्मेदार है इस तरह की। नहीं देखिए जब भी वेदर वी वर इन ऑपोजिशन या वेदर वी वर इन गवर्नमेंट, हमारी तरफ से कभी हाथ पार्लियामेंट के अंदर किसी डिस्कशन के ऊपर, किसी इशू के ऊपर नहीं खिंचा। गवर्नमेंट में होते हुए भी पीटीआई नहीं खींचा, गवर्नमेंट के बाहर भी आज पीटीआई खींच रही है। मैं आपको एक मिसाल दूंगा हमारी जब ये धरने कर रहे थे 2013 से 18 की हुकूमत के दौरान, तो 3 सालों की प्रोसेस के बाद इलेक्शंस एक्ट बना था। 125 मीटिंग्स हुई थी, कमेटी की भी, सब कमेटीज की भी। उन मीटिंग्स के अंदर जब ये बार धरने भी कर रहे थे पीटीआई वाले, जब ये लानते भेज रहे थे पार्लियामेंट पे, तब भी हमने इनको अमल में शामिल रखा था। जब ये एक दफा वॉकआउट कर गए थे तो बाकायदा वेट किया गया था कि ये पार्टी में उसमें रिटर्न करो, इनकी इनपुट के बगैर वो लॉ नहीं बनाया गया था। हमने तो उस टाइम पे भी ये सोच रखी थी। आप बरअक्स इलेक्शंस एक्ट में अमेंडमेंट के लिए पीटीआई गवर्नमेंट का रवैया देख लें, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को भी ऑन बोर्ड करना गवारा नहीं समझा था। और साथ ही साथ मैंने आपको बालाकोट का ऑलरेडी हवाला दिया।
तो देखिए ये एक सोच की अक्कासी करता है। अब शहरियार अफरीदी साहब ने जो उस दिन आपके शो पे बात की है, वो बुनियादी बात यह है कि उस जमात को और उस बानी चेयरमैन को आदत ही इस चीज़ की है। उसको 2013 से 18 के दरमियान भी धरनों में बैसाखियों की जरूरत थी, उसको उसके बाद हुकूमत बनाने के लिए भी बैसाखियों की जरूरत थी, हुकूमत चलाई भी बैसाखियों से। आज ऑफिशियली मोहर लगा दी ना, उन्होंने कहा कि इमरान खान ने ये कहा है कि इन 3 जमातों से बात ही नहीं होगी। जी तो बस एक गैर जमहूरी, एक गैर सियासी जमात है।